आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। दो महायुद्धों के बीच इंग्लैंड की क्या स्थिति थी, इस पर हमने प्रथम वीडियो में आपसे ब्रिटेन की गृह नीति और आंतरिक स्थितियों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटेन की विदेश नीति क्या थी, इस पर चर्चा करेंगे। आपको यह स्पष्ट होगा कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था, आगे चलकर हुआ, और इन दो महायुद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े जटिल थे। स्वाभाविक है, दो विश्व युद्ध हैं, उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता बहुत अधिक होगी। तो इन दो महायुद्धों के बीच इंग्लैंड ने किस तरह की नीति अख्तियार की थी, विदेशियों के साथ उसके क्या संबंध थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। स्वाभाविक है यह अध्याय विस्तृत होगा विश्लेषण के कारण, इसलिए इसके भी अगले भाग में हम आगे की चर्चा भी करेंगे। तो इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंग्लैंड की विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे, फ्रांस के साथ उसके संबंध किस प्रकार थे, फ्रांस से ही संबंधित और अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधित जेनेवा प्रोटोकॉल क्या था, लोकार्नो की संधियां किस प्रकार हुई, इंग्लैंड की कैसी भूमिका उसमें रही, केलॉग-ब्रियां पैक्ट हुआ, उसमें इंग्लैंड की क्या स्थिति थी, जर्मनी के साथ उसके संबंध कैसे थे। जर्मनी केंद्र बिंदु रहा था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका उसी की रही थी और उससे बड़ी क्षतिपूर्ति की राशि मित्र राष्ट्रों को लेनी थी। उसको लेकर के किस तरह से विवादास्पद स्थितियां बनती रहीं। फिर डास कमेटी उसके लिए बिठाई गई, फिर यंग कमेटी बिठाई गई, उसमें किस तरह से इंग्लैंड की भूमिका थी, तथा अंत में देखेंगे कि रूस के साथ इंग्लैंड की क्या स्थिति रही थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात अगले वीडियो में फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के अन्य क्षेत्रों के साथ फिर अन्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हुई थी, विशेषकर जर्मनी की गतिविधि, जापान की गतिविधि और इटली की गतिविधियां थीं, जिसके कारण जिन धुरी राष्ट्रों के कारण फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी थी, उन पर फिर हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दो महायुद्धों के बीच इंग्लैंड, और इसमें हम देखेंगे उसकी विदेशिक नीति किस प्रकार की थी। प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रथम महायुद्ध के पश्चात स्थापित व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की स्थिति को संभालने का प्रयास ब्रिटिश सरकारों के द्वारा किया गया। इंग्लैंड को न केवल अपने देश की स्थिति में सुधार करना था, बल्कि उसके विस्तृत साम्राज्य तथा मित्र राष्ट्रों एवं शत्रु राष्ट्रों के प्रति भी एक प्रभावी नीति की आवश्यकता थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकारों के द्वारा गृह नीति में मुख्यतः सुधार एवं पुनर्निर्माण के कार्य संपन्न किए गए। वहीं विदेश नीति के अंतर्गत अपने विस्तृत जो उपनिवेश थे उनको जहां सहेजने का कार्य करना था, वहीं मित्र राष्ट्रों एवं पराजित राष्ट्रों के प्रति उचित नीति का निर्धारण भी करना था। इस काल की ब्रिटिश नीति को दो भागों में बांटकर भी सरल तरीके से समझा जा सकता है। प्रथम काल 1919 से 1931 तक तथा द्वितीय काल 1932 से 1939 तक। परंतु हम यहाँ पर घटनाओं की क्रमबद्धता न टूटे, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से विभाजन के साथ अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा अध्ययन एक साथ ही कर रहे हैं। सुविधा के लिए इस तरह से भी किया जा सकता है। सामान्यतः सरकारों के बदलने से विदेश नीति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ करते। यह तथ्य भी ब्रिटेन के इतिहास पर सिद्ध होता है। आइए देखते हैं इस काल की विदेश नीति किस प्रकार से थी। सबसे पहले देख लेते हैं उनके विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे, क्या लक्ष्य उनके लिए थे। पहला था समुद्र में प्रभुत्व कायम रखना। आप सभी को ज्ञात है कि ब्रिटेन उस समय विश्व की एक नंबर की शक्ति थी, और ये जो उसकी सत्ता थी, उसकी शक्ति थी, प्रथम विश्व युद्ध में भी उसने उसको कायम रखा। जर्मनी ने उसको चुनौती दी थी, लगभग बराबरी की स्थिति में जर्मनी था, किंतु फिर भी अंततः इंग्लैंड ही विजयी रहा था, उसने जर्मनी को रोक लिया था। तो उसका उद्देश्य था प्रथम कि समुद्र में उसका प्रभुत्व पूर्ववत कायम रहे, पहले की भांति रहे। इसके लिए संधियां, समझौते और जो भी करना था वो करने के लिए इंग्लैंड तैयार था। यूरोप पर नियंत्रण रखना,
इंग्लैंड की विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य था यूरोप पर पूर्ण नियंत्रण रहे, क्योंकि उसके नियंत्रण को छोड़ देने के कारण, अलगाव की नीति के कारण ही स्थितियां ज़्यादा बिगड़ी थीं। तो अब इस गलती को वह दोहराना नहीं चाहता था, या ये उसका लक्ष्य था। यूरोप में शांति कायम रखना, किसी तरह से अशांति न हो, व्यवस्था बनी रहे, यह भी उसका लक्ष्य था। औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना, इंग्लैंड के उपनिवेश पूरे विश्व में विस्तृत थे। उसकी विदेश नीति का यह भी लक्ष्य था कि वो सुरक्षित रहें और वहाँ शांति भी रहे। और पांचवा उद्देश्य था शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में रखना। न कि शक्ति संतुलन रखना, बल्कि शक्ति के संतुलन को अपने पक्ष में रखना। इंग्लैंड यूरोप में शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में रखना चाहता था, ताकि विपक्ष या अन्य गुट जो तैयार हो वो अधिक शक्तिशाली न हो तथा युद्ध की पुनरावृत्ति न हो। स्वाभाविक है, जब दो गुट होंगे और दूसरा गुट भी यह समझेगा कि वह भी शक्तिशाली है और दूसरे गुट को पराजित कर सकता है, तभी युद्ध होता है। यदि किसी को ज्ञात हो कि युद्ध अगर करें तो निश्चित रूप से उनकी पराजय होगी, तो वो युद्ध नहीं करते हैं। तो ये ब्रिटिश नीति या विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों को लेकर उनको कार्य करना था। किस प्रकार से इसको इन्होंने कार्यान्वित किया, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रांस के साथ इंग्लैंड के संबंध किस प्रकार थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड ने फ्रांस का भरपूर साथ दिया था। अब फ्रांस के समक्ष यह समस्या थी कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से फ्रांस से अधिक सक्षम था। फ्रांस को इस बात का संदेह था कि यदि जर्मनी पुनः शक्तिशाली हुआ तो वह फ्रांस पर अवश्य आक्रमण करेगा। इस कारण युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि काल में फ्रांस ने, जब उस समय संधि हुई, वारसाई की संधि हुई, पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ और संधि जब हुई जर्मनी के साथ, तो जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करने का प्रयास उसने किया। और आगे भी वह लगातार इस बात को लेकर सचेत रहा कि जर्मनी की शक्ति अधिक न बढ़ने पाए, उसे दबाए रखा जाए। किंतु इंग्लैंड की नीति जर्मनी के प्रति अलग थी फ्रांस की तुलना में। फ्रांस जहां उसका दमन करके चलना चाहता था, इंग्लैंड की दृष्टि अलग थी। इंग्लैंड की सहानुभूति जर्मनी के प्रति थी। इंग्लैंड जर्मनी का आर्थिक पुनर्निर्माण करना चाहता था तथा शक्ति संतुलन की दृष्टि से भी उसका मजबूत होना ब्रिटेन के दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता था। नहीं तो फ्रांस अधिक शक्तिशाली होकर ब्रिटेन के लिए खतरा बन सकता था, क्योंकि फ्रांस भी साम्राज्यवादी शक्ति थी। किंतु फ्रांस की चिंताओं को देखते हुए इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संभावित जर्मन आक्रमण जो फ्रांस के खिलाफ हो सकता था, उसमें फ्रांस को वचन दिया कि यदि जर्मनी आक्रमण करेगा तो उस परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड दोनों फ्रांस की मदद करेंगे। इस तरह से फ्रांस को संतुष्ट करने का प्रयास इंग्लैंड के द्वारा किया गया, जबकि फ्रांस जर्मनी के साथ दूसरी स्थिति चाहता था। किंतु एक तरह से इन दोनों देशों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर उसके ऊपर एक तरह से दबाव डाला, समझाइश भी दी और उदार बनाया जर्मनी के प्रति। दूसरी स्थिति इन्हीं बातों को लेकर फ्रांस से भी संबंधित है और इंग्लैंड से संबंधित है। जेनेवा प्रोटोकॉल और लोकार्नो की संधियां की गईं। इसमें इंग्लैंड की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये व्यवस्थाएं निशस्त्रीकरण से संबंधित थी। मैकडॉनल्ड इस बात को भली भांति जानता था कि फ्रांस को जब तक सुरक्षा का वचन प्राप्त नहीं होगा वह निशस्त्रीकरण के लिए राजी नहीं होगा। इसलिए फ्रांस के सहयोग से जिनेवा प्रोटोकॉल तैयार किया गया इंग्लैंड के द्वारा। परंतु कंजर्वेटिव पार्टी का शासन आ जाने के कारण चैम्बरलेन ने, जब वो प्रधानमंत्री बना, जेनेवा प्रोटोकॉल पर ध्यान नहीं दिया। उसने क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का प्रस्ताव किया तथा इससे लोकार्नो की संधियां हुईं, जिसके अंतर्गत 7 संधियां हुई थीं। ब्रिटेन से एक संबंधित थी। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बेल्जियम 5 राज्यों ने वारसाई की संधि द्वारा स्थापित जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम के बीच की सीमा
रक्षा करने का वचन दिया, कि सीमा का रक्षा करने का वचन दिया। यह भी तय हुआ कि राइन नदी के पश्चिम में 50 किलोमीटर तक निशस्त्रीकरण की स्थिति को कायम रखा जाएगा। फ्रांस सशर्त लोकार्नो पैक्ट को मानने को तैयार हुआ। शर्त उसकी क्या थी कि जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाए। राष्ट्रसंघ की स्थापना उस समय हो चुकी थी। 1926 में जर्मनी ने यह शर्त पूरी की और वह राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया। इससे फ्रांस को यह आश्वासन मिल गया कि अब वह, क्योंकि राष्ट्रसंघ का सदस्य है, इसलिए उसके निर्देशों का पालन करेगा और फ्रांस के लिए कोई खतरा नहीं होगा। इसमें मुख्य भूमिका इंग्लैंड की रही थी। इसके बाद केलॉग ब्रियां पैक्ट हुआ। यह व्यवस्था जिनेवा पैक्ट के अनुसार ही, उसकी धारा 2 के अनुसार ही तैयार किया गया था। फ्रांस के सचिव ब्रियां तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव केलॉग के बीच लंबे पत्र व्यवहार के पश्चात केलॉग ब्रियां पैक्ट का मसौदा तैयार हुआ तथा पेरिस में 1928 में इस पर 15 देशों ने हस्ताक्षर किए, इसलिए महत्वपूर्ण था। इसके अनुसार पूर्व की गई संधियों की व्यवस्थाओं में जो बातें हुई थी उनको छोड़कर, उनका तो पालन करना पड़ेगा, उनको छोड़कर किसी भी परिस्थिति में युद्ध नहीं करने का वचन सभी राष्ट्रों के द्वारा दिया गया, 15 देशों के द्वारा। इस संधि की प्रमुख व्यवस्था यह थी कि कोई भी राष्ट्र प्रथम आक्रमण न करे। यदि कोई प्रथम आक्रमण नहीं करेगा तो युद्ध होगा ही नहीं। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है, यह माना गया। एवं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध न किया जाए तथा सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्वक रीति से किया जाए। यद्यपि यह व्यवस्था कोरी आदर्शवादी सिद्ध हुई, आगे की चर्चा में ये बात स्पष्ट होगी, किंतु फ्रांस की ये जो चिंता थी, इसलिए वहाँ के सचिव ने संयुक्त राज्य अमेरिका से, और इसमें ब्रिटेन ने भी सहयोग किया मुख्य राष्ट्र के रूप में, ये संधियाँ की गईं। जर्मनी से संबंध पर विचार करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई संधि में जर्मनी को क्षतिपूर्ति हेतु बड़ी रकम मित्र राष्ट्रों को देनी थी। इंग्लैंड में यह मान्यता थी कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक वह क्षतिपूर्ति की राशि नहीं चुका पाएगा। स्वाभाविक है, उनका सोचना सही भी था। किसी के पास अगर पैसे हों ना तो वो उधारी चुकाएगा कैसे? पहले अपने पेट उदर पोषण वो करेगा, अपने देश को देखेगा, और उसके बाद ही वो क्षतिपूर्ति कर पाएगा। और यदि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो वह कर्ज नहीं चुका पाएगा, क्षतिपूर्ति नहीं दे पाएगा। ये इंग्लैंड की सोच थी। इसके अलावा इंग्लैंड का व्यापारिक संकट जो इंग्लैंड में खड़ा हुआ था, आर्थिक स्थिति इंग्लैंड की भी खराब थी, व्यापारिक संकट वहाँ पर था। वह आर्थिक संकट हल हो सकता था जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी का सहयोग कैसे? जर्मनी पर निर्भर था। क्यों निर्भर था? जर्मनी ब्रिटेन के सामानों का बड़ा आयातक देश था। बहुत आयात जर्मनी ब्रिटेन से करता था। कोई भी देश आयात या कोई सामग्री तभी खरीदेगा जब उसके पास धनराशि होगी। इसलिए जब जर्मनी आर्थिक रूप से सक्षम होगा तभी वह आयात कर पाएगा और इससे ब्रिटेन को बहुत फायदा होगा। ब्रिटेन एक व्यापारिक देश था, इसलिए वह इस बात को भली भांति समझता था। तो उसकी ठीक ठाक आर्थिक स्थिति हो, इसके लिए ब्रिटेन प्रयासरत था। तो इसलिए वो लगातार, ब्रिटेन की सरकार जोर देती रही कि जर्मनी के साथ उदारता का व्यवहार हो। ये प्रयास इंग्लैंड करता रहा ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे, और वह मित्र राष्ट्रों को यह लालच दे रहा था कि इसकी स्थिति सुधरेगी तभी वह क्षतिपूर्ति की राशि देगा। 1921 में जब जर्मनी ने यह मांग की कि क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए उसे कुछ छूट प्रदान किया जाए, तो ब्रिटेन इसके लिए सहर्ष और तुरंत तैयार हो गया। लेकिन फ्रांस का दृष्टिकोण, जैसे हमने चर्चा की, ब्रिटेन के ठीक उलट था। वह नहीं चाहता था कि जर्मनी की आर्थिक या सैनिक शक्ति बढ़े। नवंबर 1921 में जर्मनी ने क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने को 4 वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग की। फ्रांस ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया, जबकि इंग्लैंड इसके लिए सहमत था। बल्कि उल्टे फ्रांस ने दबाव बनाते हुए जर्मनी पर 1923 में जर्मनी के रूर प्रदेश पर, जो औद्योगिक क्षेत्र था, उस पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने फ्रांस की इस कार्यवाही को गैरकानूनी करार दिया, उसे समझाइश भी दी, दबाव भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन फ्रांस ने इस पर कोई विचार नहीं किया और यह भविष्यवाणी भी की कि इससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी तथा वह क्षतिपूर्ति की राशि न दे सकेगा।
रूर क्षेत्र की जनता ने भी फ्रांस का विरोध किया, हड़तालें हुई, वहाँ पर विद्रोह की स्थिति बनी। मजबूरन जर्मनी ने अधिक नोट छाप दिए ताकि वह देश का संचालन और कर्ज चुका सके। परिणाम स्वरूप वहाँ की जो मुद्रा थी मार्क, उसका मूल्य अत्यंत कम हो गया। फ्रांस को भी यह स्पष्ट हो गया कि उसकी नीति गलत है। 1924 में इस समस्या के समाधान के लिए डास कमेटी की स्थापना हुई। आप समझ सकते हैं कि जर्मनी की स्थिति उस समय कितनी दयनीय थी कि फ्रांस के विरोध में वह कुछ नहीं कर सका। रूर क्षेत्र प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। तो जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो 1924 में इसी समस्या के समाधान के लिए डास कमेटी की स्थापना हुई। डास कमेटी की रिपोर्ट देख लेते हैं। जो रिपोर्ट दी गई, जर्मन सिक्का मार्क का मूल्य कम रह गया था। इस कारण नया सिक्का रिच मार्क चलाया जाए। इसके निर्माण का कार्य एक बैंक को सौंपा जाए। जर्मनी प्रतिवर्ष 4 करोड़ पाउंड हर्जाना दे। आगे की स्थिति के अनुसार 1 अरब 25 करोड़ पाउंड तक क्षतिपूर्ति बढ़ाई जा सकेगी। स्थिति देखकर यह किया जाएगा और अपने सिक्कों में, अपने रुपयों में वह क्षतिपूर्ति की राशि दे। जर्मनी को 4 करोड़ पाउंड कर्ज दिया जाए ताकि वह क्षतिपूर्ति की राशि अदा करना प्रारंभ कर सके। यानी मित्र राष्ट्र कर्ज दें उसको ताकि वो क्षतिपूर्ति दे। फ्रांस रूर क्षेत्र से हट जाए, ये सलाह फ्रांस को दी गई। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने जर्मनी को बड़ा कर्ज देना प्रारंभ किया। इससे जर्मनी की स्थिति सुधर गई तथा मित्र राष्ट्रों को उसने क्षतिपूर्ति की राशि देनी प्रारंभ कर दी, जिससे ब्रिटेन को भी लाभ हुआ। इस पूरी कार्यवाही में ब्रिटेन की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही। इसके बाद यंग कमेटी का गठन हुआ। ये भी जर्मनी की स्थिति को देखते हुए किया गया। जर्मनी की स्थिति 1929 तक फिर से खराब होने लगी, क्योंकि जो व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे वहाँ के, वो जानते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, जो कुछ राशि धन अर्जित कर रहे हैं, वो सारा का सारा मित्र राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में दिया जा रहा है। तो जर्मनी की स्थिति 1929 तक फिर से खराब होने लगी और विश्व आर्थिक मंदी के दौर से भी 1919 में गुजरा था। आप सभी जिससे परिचित होंगे। यंग कमेटी बैठाई गई। यंग एक अर्थशास्त्री थे। इस कमेटी के द्वारा तय किया गया, जर्मनी 5 अरब 75 करोड़ पाउंड क्षतिपूर्ति की राशि देगा। इसमें प्रथम 37 किस्त 10 करोड़ पाउंड प्रतिवर्ष की दर से तथा शेष 22 किस्तों में क्षतिपूर्ति की राशि देनी होगी। 30 जून 1930 तक इंग्लैंड सहित मित्र राष्ट्र राइनलैंड से अपनी सेनाएं वापस हटा लेंगे। आपको ज्ञात होगा कि जो संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसमें राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों की सेना रखी गई थी। उसको 30 जून 1930 तक ब्रिटेन सहित अन्य मित्र राष्ट्र हटा लेंगे। प्रथम 10 वर्षों में जर्मनी क्षतिपूर्ति की राशि वस्तुओं के रूप में देगा, सामग्री के रूप में देगा, औद्योगिक उत्पादन के रूप में देगा। क्षतिपूरक कमीशन एक रखा गया था, उसे समाप्त करके उसका स्थान एक बैंक को दिया जाए ताकि वह व्यवस्था देखे। ब्रिटेन व अन्य राष्ट्रों ने कमेटी की योजना स्वीकार की, किंतु इसके बावजूद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा। अमेरिका से कर्ज मिलना बंद हो गया तथा जर्मनी की स्थिति फिर से खराब हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। क्षतिपूर्ति राशि न लेने की अपील उन्होंने की, किंतु फ्रांस ने फिर से उसे स्वीकार नहीं किया। 1933 में हिटलर के शासन पर आ जाने के बाद क्षतिपूर्ति राशि उसने देना ही बंद कर दिया। तो ये जर्मनी के साथ ब्रिटेन और अन्य देशों के संबंध की स्थिति थी। अब हम देख लेते हैं रूस के साथ ब्रिटेन का क्या संबंध था। पूर्व में रूस के साथ इंग्लैंड की संधि हुई थी, इसमें फ्रांस भी सम्मिलित था। आपको ज्ञात है प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ये संधि की गई थी, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में रूस में क्रांति हो जाती है। आप सभी परिचित हैं। 1917 में बोल्शेविक क्रांति, लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कायम हुआ। इस कारण पूर्व की संधि व्यवस्था समाप्त हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड का संबंध रूस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा। 1920 में एस्टोनिया की रक्षा के लिए ब्रिटेन की सेनाएं उत्तर रूस में युद्ध में सम्मिलित हुई। जब रूस के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हुई, तब लॉर्ड जॉर्ज, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटेन पोलैंड की रक्षा करेगा। किंतु रूस ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन की परवाह उसने नहीं की और ब्रिटेन केवल
जमा खर्च कर रह गया, कुछ न कर सका, पोलैंड की रक्षा नहीं कर सका। 1921 में लॉर्ड जॉर्ज ने रूस के साथ व्यापारिक संधि इस अपेक्षा के साथ की कि रूस अपनी दुर्भावना का त्याग कर देगा, किंतु उसके बावजूद स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ, संबंध सामान्य नहीं हुए, रूस के साथ संबंध खराब रहे। 1924 में रूस की साम्यवादी सरकार को वैधानिक मान्यता ब्रिटेन के द्वारा फिर इस अपेक्षा के साथ दी गई कि उसके साथ सामान्य संबंध ठीक होंगे, किंतु फिर भी कोई विशेष उन्नति या प्रगति नहीं हुई। 1929 में जब इंग्लैंड में मजदूर दल की सत्ता कायम हुई तो रूस के साथ व्यापारिक संधि की गई। सोवियत व्यापारिक शिष्टमंडल को कूटनीतिक दर्जा दिया गया, क्योंकि मजदूरों की सरकार थी, पार्टी की सरकार थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से साम्यवादी शासन के प्रति उनकी नीति उदार रही थी। रूसी दृष्टिकोण में परिवर्तन शुरू हुआ। हिटलर के द्वारा जब रूसी शासन की निंदा की गई, चीनी प्रदेश में मंचूरिया में जापान ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण रूस जापान तथा जर्मनी के विरुद्ध हो गया। जापान भी उसके साथ दुश्मन हुआ रूस का, और दूसरी ओर जर्मनी भी। तो जापान जर्मनी दोनों रूस के दुश्मन हो गए। तब उसकी नीति ब्रिटेन की ओर आकर्षित हुई, उसकी ओर झुका। रूस राष्ट्र संघ में भी सम्मिलित होना चाहता था, इस कारण ब्रिटेन के साथ उसके संबंध सुधरने लगे। 1938 में रूस ब्रिटेन के साथ संधि की स्थिति में था। चेकोस्लोवाकिया की स्थिति को लेकर वह ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाने को तैयार था, किंतु दोनों देशों में सौदेबाजी चल रही थी। काला सागर के क्षेत्र को लेकर पैंतरेबाजी चल रही थी। काला सागर के भूमध्य सागर के क्षेत्र में जो डार्डेनलीज का बंदरगाह जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में रूस चाहता था कि उसको फ्री हैंड मिले और इंग्लैंड चाहता था कि उसको आने जाने की सुविधा वहाँ पर हो। ये सौदेबाजी इनके बीच चल रही थी। इस कारण से 1938 में रूस ब्रिटेन की संधि नहीं हो सकी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ठीक पूर्व जर्मनी और रूस ने एक अनाक्रमण संधि की। तब इंग्लैंड को पछतावा हुआ, स्पष्ट हुआ कि ये जर्मनी के पक्ष में चला गया। यद्यपि जर्मनी की सीधी दुश्मनी रूस के साथ थी, लेकिन जर्मनी भी ये चाहता था कि रूस उसके ऊपर सीधा आक्रमण न करे, ताकि वह बाकी देशों, क्योंकि जर्मनी का मुख्य टारगेट फ्रांस था, फ्रांस को सीधे बर्बाद कर सके, जो उसके क्षेत्र उसने छीने थे वो प्राप्त कर सके, फिर बाद में वह रूस के साथ युद्ध करेगा। इसलिए उसने रूस के साथ संधि की, और रूस को भी लगातार भय सता रहा था कि कोई दोस्त उसका, मित्र उसका नहीं है, जर्मनी उस पर सीधे आक्रमण कर सकता है, इसलिए उसके साथ अनाक्रमण संधि की गई। जबकि लगभग दोनों देशों को पता था, रूस को भी और जर्मनी को भी, कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं और युद्ध इनके बीच अवश्य होगा। रूस एवं जर्मनी में अनाक्रमण संधि के बावजूद जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, तब रूस ने इंग्लैंड की ओर मित्रता का प्रस्ताव किया, जिसे ब्रिटेन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह संधि 1945 तक कायम रही। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां थीं, रूस के साथ ब्रिटेन के संबंध थे। आगे दूसरे भाग में हम संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी देशों के साथ संबंधों पर विचार करेंगे।